लखनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक नाला था। उसी नाले के ऊपर एक लकड़ी पर पुल बना हुआ था। गांव से बाहर आने जाने के लिए नाले का पुल एक शॉर्टकट रास्ता था, इसीलिए गांव के सभी लोग उसी नाले के पुल से आना जाना किया करते थे। उसी पुल पर एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। जो कोई भी उस पुल से रात के समय आता जाता तो वो चुड़ैल उसे बहुत परेशान करती या फिर नाले में गिराकर मार डालती। एक बार एक सब्जी वाला रात में उस पुल से गाँव के अंदर जा रहा होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है अरे वाह, तेरे ठेले पर तो काफी हरी भरी सब्जियां हैं। तू इन्हें मेरी नजरों से बचाकर कहाँ ले जा रहा है? अरे तू तो बड़ा ही गोरा चिट्टा है, मैं तो तुझी से शादी करूंगी। अरे मर गया रे, अरे चुड़ैल जी मुझे जाने दो। और वैसे भी मैं तो शादीशुदा हूँ, तो फिर आप मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? मुझे जाने दो। सब्जी वाले की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो ठेले पर रखी सारी सब्जी इधर उधर फेंक देती है और उस सब्जी वाले का ठेला तक तोड़ देती है। सब्जी वाला अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। सुबह होते ही सब्जी वाला गाँव के लोगों को इकट्ठा करता है और सरपंच जी के पास ले जाता है। सरपंच जी कृपया करके उस चुड़ैल का कुछ कीजिए, उसने तो हम सभी की नाक में दम कर रखा है। अरे कल तो उस चुड़ैल ने मेरी सारी सब्जी ही तहस नहस कर डाली, और तो और वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी। अरे तो भैया कर लेते उस चुड़ैल से शादी। अरे भैया हमारे से एक ही चुड़ैल नहीं संभलती है। मेरा मतलब है हमारे से एक ही बीवी नहीं संभलती है, दूसरी कैसे संभालेंगे हैं? अरे इतना ही है तो तुम कर लो उस चुड़ैल से शादी। तभी वहाँ सब्जी वाले की पत्नी गोरी हाथ में झाड़ू लेकर आती है और बोलती है, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मैं चुड़ैल दिखती हूँ? हाँ रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे मार मार के तुम्हार भूत ना बना दिया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। हाँ अरे मर गया रे। अरे वो चुड़ैल से ज्यादा डरावनी तो हमारी पत्नी है। अरे कोई तो बचाओ। कुछ दिनों बाद शहर से सुंदर नाम का लड़का गांव में अपनी दादी के घर रहने के लिए आता है। दादी माँ कैसी हो? अरे दादी ये क्या, आप तो अभी भी पहले के जैसी ही जवान हो। हाँ हाँ, अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, तेरी दादी एकदम मस्त जवान है। फिर सुंदर कुछ देर दादी से बात करके गांव में अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। अरे भोलू क्या बात है रे, तू तो बहुत मोटा हो गया है, और जरा इस चंदू को तो देखो। अरे सुंदर तू बता, काफी दिनों बाद गांव में दिखाई दिया, और क्या बात है, तेरा चेहरा बड़ा दमक रहा है। अरे शहर में कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या? बता तो, अरे बता दे। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, आज दिन में हम तीनों शहर मूवी देखने चलेंगे और बहुत मजे करेंगे। ठीक है, पर रात होने से पहले हम सभी घर वापस आ जाएंगे। अरे हाँ हम टाइम से घर आ जाएंगे। फिर तीनों शहर में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी देखकर वे तीनों घर वापस जा रहे होते हैं, तभी चंद्रू बोलता है, अरे भाई मस्ती मजा करते करते इतनी रात हो गई है। आई भोलू अब क्या होगा अगर पुल से गांव गए तो वो चुड़ैल हम तीनों को नहीं छोड़ेगी। अरे यार सुंदर, हम इस पुल से घर नहीं जाएंगे। इस पुल से जाने से तो अच्छा है कि हम जंगल के रास्ते से गांव चले, है ना? अरे यार सच में तुम दोनों ना एक नंबर के फट्टू हो। अरे एक चुड़ैल से डर गए, ओहो तुम इतना डरते क्यों हो? अरे मैं हूँ ना, चलो अब कुछ नहीं होगा। फिर तीनों दोस्त पुल के रास्ते से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ जोर जोर से हंसते हुए चुड़ैल आ जाती है और उन तीनों से बोलती है, आज तो एक नहीं बल्कि तीन नौजवान मिल गए हैं मुझे। अरे
वाह रे मेरी किस्मत, अरे आज तो मजा ही आ गया। अरे मर गए रे। अरे सुंदर देख आ गई ना चुड़ैल, अब ये हम तीनों को चट कर जाएगी और डकार तक नहीं लेगी। अच्छा तो ये है वो चुड़ैल जिसके बारे में तुम दोनों मुझे बता रहे थे। अरे यार तुम इस चुड़ैल से डर गए? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी नौटंकी से भाग कर आई है। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, क्या कहा तूने? अरे तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? जो ऐसा सीना तानी खड़ा है। देख मैं तुझसे नहीं डरता, और चल अब हमारा रास्ता छोड़, हमें घर जाने दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तू तो बहुत ही निडर है, मुझे तो तू बहुत पसंद आया, अब तो मैं तुझी से शादी करूंगी। अरे सुंदर जल्दी से निकल लो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें अपना दूल्हा बना डालेगी। भोलू की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल भोलू और चंदू का गला पकड़कर उन्हें पुल पर गिरा देती है। वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों अपने आप को गांव वालों के बीच घिरा हुआ पाते हैं। अरे भोलू, सुंदर, अरे सुंदर, अरे सुंदर कहाँ गया? कहीं चुड़ैल तो सुंदर को अपने साथ नहीं ले गई? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी वहाँ सुंदर की दादी आती है और बोलती है, अरे तुम दोनों अपने साथ ही ले गए थे ना मेरे सुंदर को। अरे निकम्मो, कहाँ छोड़ आए मेरे सुंदर को? अरे कमबख्त कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा सुंदर? अरे सरपंच जी कोई कुछ बताता क्यों नहीं? अरे कहीं उस चुड़ैल ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे सुंदर को? लगता है सुंदर को चुड़ैल अपने साथ ले गई है। सरपंच जी हमारे दोस्त को बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल सुंदर को नहीं छोड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा सुंदर को, इनसे मिलो, ये हैं जाने माने पंडित रामेश्वर जी। अब ये ही हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाएंगे। फिर सरपंच जी पंडित जी और गांव वालों को पुल पर लेकर जाते हैं। पंडित जी अपने लोटे से गंगाजल निकालते हैं और पूरे पुल पर गंगाजल की छींटे मारते हैं। तभी चुड़ैल चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, अरे वो पंडित ये क्या कर रहे तू? अरे गंगाजल की छींटे मारना बंद कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले तू ये बता कि तूने सुंदर के साथ क्या किया, बता जल्दी, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, और मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो एक सुंदर लड़की हूँ। अरे मुझे तो एक चुड़ैल ने अपने श्राप से चुड़ैल बना दिया है। मैंने सुंदर के साथ कुछ नहीं किया है, और अगर तुमने मुझे कुछ किया तो देखना सुंदर भी नहीं बचेगा। हरी करम चली, तुझे मेरा पोता ही मिला था अपने साथ ले जाने को। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से सुंदर को बुला लेती है। देख ले बुढ़िया अपने पोते को, कुछ नहीं किया मैंने इसके साथ। अरे मुझे तो तेरा पोता बहुत पसंद आ गया था, पर हाय रे मेरी किस्मत, कोई मुझसे शादी करने के लिए हाँ ही नहीं करता। पर हम लोग कैसे मान लें कि तू कोई चुड़ैल नहीं है? अगर जो कोई मुझसे चुड़ैल के रूप में शादी करने के लिए हाँ कर दे और मुझसे शादी कर ले, तो मैं चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें हम सभी को पूरी बात बतानी होगी। बताती हूँ, मैं सब सच सच बताती हूँ। गर्मियों के दिन थे, उन दिनों मेरी शादी होने वाली थी, पर मेरी शादी में कुछ दोष था। तो पंडित जी ने मुझे दोष दूर करने का एक उपाय बताया कि मुझे 5 दिन जंगल में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। मैं जब बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाने लगी कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ गई। वो चुड़ैल बहुत ही काली और अजीब सी थी। उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, उल्टा उसे देखकर मुझे जोर जोर से हंसी आ गई और मैंने उस चुड़ैल का बहुत मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उस चुड़ैल ने अपने श्राप से मुझे भी चुड़ैल बना दिया और मुझसे कहा कि ये श्राप तभी हटेगा जब कोई इंसान तेरे इसी चुड़ैल रूप में तुझसे शादी करने के लिए हाँ करेगा और तुझसे शादी करेगा। मैंने जब अपने आप को चुड़ैल के रूप में देखा तो मैंने इसी पुल से कूदकर जान देनी चाहिए, पर मेरी खराब किस्मत की वजह से मैं बच गई। तब से मैं इसी पुल पर रहने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आती है, इसीलिए कोई तुमसे इस चुड़ैल रूप में शादी करे ना करे, पर मैं तुमसे शादी करूंगा।
फिर सुंदर के कहने पर पंडित जी सुंदर की शादी चुड़ैल से करा देते हैं। शादी होते ही चुड़ैल पर से श्राप हट जाता है और वो अपने सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। श्याम के पास एक भैंस थी। उसने उसका नाम चंपा रखा था। चंपा बहुत ही होशियार और सुरती भैंस थी। वो बाकी भैंस से काफी ज्यादा दूध देती थी। श्याम उसका बहुत ख्याल रखता था और हफ्ते में एक बार उसकी जांच भी करवाता था। दूध की कमाई से श्याम ने अपना बहुत अच्छा घर भी बनवा लिया था। ये सब देख गांव का एक आदमी जिसका नाम मुकेश था, वो श्याम से बहुत जलता था। भैंस तो उसके पास भी थी, पर उसकी भैंस चंपा जैसी नहीं थी, जिसकी वजह से मुकेश उसे बहुत मारता और खाना भी कम देता। एक वो है श्याम की भैंस चंपा, कितना दूध देती है वो। सुबह शाम दोनों टाइम बाल्टियां भर भर के दूध बेचता है श्याम। और देख कितना अच्छा घर बनवा लिया है उसने। और एक तू है मरगिल्ली सी, कितना ठूस ठूस के खाती है, पर दूध रत्ती भर देती है। इतने में महीने का खर्चा भी ढंग से नहीं चलता। तू इतना खाती है, सब कहाँ जाता है? बोल बोल ना। तूने आज तक मुझे इसी झोपड़ी में बनाए रखा, जबकि मैं और श्याम दोनों एक ही साथ भैंस लेकर आए थे। और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और मुझे देख, सब तेरी वजह से है। उस रात मुकेश ने गुस्से और जलन में अपनी भैंस पर बहुत अत्याचार किया और खाना भी नहीं दिया। ऊपर से कड़क ठंड में बाहर खुले में ही बंधा छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी भैंस ठिठुर ठिठुर कर मर जाती है। फिर अगली सुबह मुकेश रोज की तरह भैंस का दूध निकालने आता है। अरे ये उठ क्यों नहीं रही? अरे इसे क्या हो गया? थोड़ी जांच पड़ताल करने पर मुकेश ने भैंस को मरा पाया, तो अब मुकेश आग बबूला हो गया। बस इसी की कमी रह गई थी। जो चूना भूसा था वो भी मर के साथ ले गई। अब मेरा खाना खर्चा कैसे चलेगा? कैसे भी करके कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात को श्याम के घर चोरी हो जाती है। हाथापाई में श्याम की जान चली जाती है और उसकी भैंस चंपा भी चोरी हो जाती है। इधर मुकेश का नाम पूरे गांव में फैल जाता है। हर कोई उससे दूध लेने लगा, जिससे उसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी और उसने कुछ ही महीनों में श्याम से भी अच्छा घर बनाकर खड़ा कर दिया। गांव भर में इसकी चर्चा होने लगी। अचानक एक दिन भैंस की तबीयत खराब हो गई। दूध के ग्राहकों को समय पर दूध न मिलने की वजह से लोग मुकेश से लड़ने आ गए। मुकेश ने भैंस को गुस्से में बहुत मारा। गुस्सा उतर जाने के बाद मुकेश शाम को फिर से दूध दोहने जाता है। इस बार भैंस हरा दूध देती है। ये देख मुकेश डर जाता है। फिर थोड़ा संभल कर मुकेश भैंस को एक डंडा मारता है, पर तभी वो भैंस भूतिया भैंस में बदल जाती है। पर मुकेश को इसकी भनक नहीं थी। मुकेश को बहुत गुस्सा आता है। वो उठता है और फिर से दूध निकालने जाता है। भूतिया भैंस फिर से जोर की लात मारती है और जो थोड़ा बहुत दूध पहले का निकला हुआ था वो बाल्टी भी गिरा देती है। मुकेश कुछ समझ नहीं पाता और जैसे तैसे भैंस को कमरे में बंद कर देता है और उसे रात भर कुछ खाने को नहीं देता। मुकेश रात भर सोचता है, आखिर ये भैंस ऐसा क्यों कर रही है? अभी तक तो ऐसा कभी नहीं किया। तभी किसी के चलने की आहट होती है और अचानक मुकेश की खाट को कोई खींचता है। मुकेश बहुत तेज चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। शायद से मैं सपना देख रहा होऊंगा। हाँ। फिर सुबह मुकेश जब दूध निकालने जाता है तो वहाँ के हालात देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे मैंने तो भैंस को कमरे में बंद किया था, पर दरवाजा कैसे खुला है और भैंस कहाँ गई? तभी एक बच्चा लल्लन मुकेश के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, अंकल अंकल जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या बात हो गई? आप चलो पहले, फिर खुद देख लेना। मुकेश उस बच्चे के साथ जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। उसकी भैंस गांव के लोगों के खेतों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है और जो कोई उसको रोकने जाता वो उसको मार देती। सारे गांव वाले मुकेश पर भड़कने लगते हैं। मुकेश अपनी भैंस को रोको। पता नहीं यह कैसी भूतिया हरकतें कर रही है। ये हमारे खेतों को बर्बाद कर रही है। बताए देते हैं, रोक लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसका भुगतान तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे मुकेश उसे रोकने जाता, भूतिया भैंस उसको अपने सींग से उड़ा देती है। जैसे तैसे सब मिलकर उस भूतिया भैंस को कंट्रोल कर लेते हैं, पर गांव वाले मुकेश को बहुत सुनाते हैं। क्यों रे मुकेश, तेरी भैंस ने हमारी सारी फसल खराब कर दी। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बोल
पूरे साल हमने मेहनत की थी और उसने एक पल में सब पर पानी फेर दिया। कौन क्या करेगा? यही करेगा भरपाई। या तो फसल के पैसे दे या साल भर मुफ्त में दूध देगा हमें, ये वो भी दोनों हाँ हाँ, ये सही रहेगा। ये सुझाव पसंद है हमें। मुफ्त में दूध देगा ये मुकेश हमें साल भर। हाँ। सब लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं और मुकेश के सर थोप देते हैं। भला मुकेश कहता भी क्या? मुकेश को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, पर वो बहुत दुखी भी हो जाता है। क्या सोचा था और क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान, मेरी जैसी किस्मत तो किसी को भी ना दे। इतनी फूटी किस्मत है मेरी कि सोना भी मिट्टी बन जाए मेरे हाथों में आके। तभी एक रात अचानक तबेले में से आवाजें आने लगती हैं। मुकेश उठकर देखने जाता है। उसकी नजर भैंस की पूंछ पर पड़ती है जिसमें आग लग जाती है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे, आग लगने के बाद भी ये भैंस कुछ कर क्यों नहीं रही है? इसको आग का असर नहीं हो रहा है क्या? क्या हुआ मुकेश? घबरा क्यों गए? पानी डालो, आग बुझाओ, मेरी पूंछ जल जाएगी। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें जलन नहीं हो रही है क्या? तुम इतनी आराम से कैसे खड़ी हो? मुकेश को अचानक अपने शरीर पर जलन लगने लगती है और वो देखता है कि उसके शरीर में आग लगी हुई है। मुकेश चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ! इस आग से कोई बचाओ, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। अरे कोई आग बुझाओ मेरे ऊपर से, बहुत जलन हो रही है। मुकेश की चीख पुकार सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं मुकेश को बचाने के लिए। पर जब वो मुकेश को देखते हैं तो उनके कुछ समझ में नहीं आता। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? मुझे बचाओ कोई। आप लोगों को मेरे शरीर में लगी आग नहीं दिख रही क्या? अरे बुझाएं तो जब कहीं आग लगी दिखे हमें, हैं? पहले ये बताओ भाई मुकेश कि आग लगी कहाँ है? मेरे कपड़ों पर तुम्हें आग लगी नहीं दिख रही क्या? सब लोग मना कर देते हैं। फिर मुकेश खुद को देखता है तो उसे भी कोई आग नहीं लगी दिखती और न ही उसका शरीर जला हुआ था। अरे मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं बच गया, पर फिर वो आग? अरे ये पागल हो गया है और कुछ नहीं। चलो भाइयों, नींद खराब कर दी इसने हमारी। परेशान मुकेश उदासी भरा चेहरा लिए घर के भीतर आता है कि तभी अंधेरे में उसे किसी की लाल आंखें दिखती हैं। कौन है वहाँ? सामने आओ, बहुत हो गया तुम्हारा, सामने आओ मेरे। कोई जवाब न आने पर वो बहुत घबरा जाता है। डरते डरते वो आगे बढ़ता है और देखकर हैरान हो जाता है। वो एक भूतिया भैंस थी। अरे ये भैंस को क्या हो गया? इसका ये रूप ऐसे कैसे हो गया? मुझे नहीं पहचाना क्या, जो ऐसे घूर घूर कर देख रहा है? मैं हूँ तुम्हारी चंपा। फिर मुकेश तुरंत माफी मांगने लगता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम चंपा हो, श्याम की भैंस। तभी चंपा गुस्से में कहती है, बताओ मेरे मालिक कहाँ हैं और तुमने उनके साथ क्या किया? तुम मुझे उस रात क्यों चुरा कर ले आए? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुकेश डरते हुए चंपा को सब बताता है। हाँ, उस रात को श्याम के घर चोरी करने मैं ही गया था और मैंने ही श्याम का गला दबाकर उसको मार दिया जलन में, और तुम्हें चुरा कर अपने घर आया जिससे कि मैं भी पैसे वाला बन सकूं। पर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? तुम तो एक जानवर हो और जानवर बात नहीं करते। तभी भैंस हंसते हुए बोलती है, मैं श्याम हूँ जो अपनी चंपा के शरीर में रह रहा हूँ तुमसे सच उगलवाने के लिए, और चंपा की मदद से तुम्हारे हालात सुधर गए, फिर भी तुम मेरी चंपा को मारते पीटते हो क्यों? इसीलिए मैं चंपा के शरीर में आकर तुम्हें परेशान कर रहा था, जिससे कि तुम्हें ये एहसास हो कि जानवर भी सजीव होते हैं और इनमें भी जान होती है। हम इन्हें प्यार से रखेंगे तभी ये हमारी बात मानेंगे और हमारे लिए कुछ करेंगे। ये सब सुनने के बाद मुकेश रोते हुए श्याम और चंपा से माफी मांगता है और कान पकड़कर कहता है, अब से मैं हर जानवर को प्यार से पालूंगा और ध्यान रखूंगा उनका, और
मुझे माफ कर दो श्याम। मैं तुम्हारी जिंदगी तो वापस नहीं कर सकता, पर मैं वादा करता हूँ तुम्हारी चंपा का बिल्कुल तुम्हारी तरह ख्याल रखूंगा। ये सुनकर श्याम की आत्मा सुकून की सांस लेती है और चंपा के शरीर से चली जाती है।